नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को शुरू करते हैं एक सवाल से। पहला वही सवाल सिंपल सा, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, या हिंदी में बोलें तो प्रजनन क्या है। रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्रजनन। तो हमारे सामने लिखा है क्या, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं, एकदम सटीक है, सिंपल भाषा में, छोटे वर्डों में सटीक चीज़ लिखी है। क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पुराने जीवों से नए जीवों को बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले से ही जीव हैं उन्हीं जीवों से नए जीव बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो हम देखते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो सीनेसेंस एंड अल्टीमेटली दे डाई। कहने का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन किसी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, तो अगर उसे बने रहना है, मतलब समय के साथ उसे बने रहना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि नए जीव बने, मतलब कि रिप्रोडक्शन हो। नए जीव बनेंगे तो वो स्पीसीज़ का जो ख़त्म होने का ख़तरा है वो नहीं रहेगा, वो स्पीसीज़ बनी रहेगी। अगर जैसे नए इंडिविजुअल्स नहीं बनते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो क्या होगा, जो पुराने इंडिविजुअल्स हैं, जो स्पीसीज़ के जो पुराने मेंबर हैं, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो बूढ़े हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो स्पीसीज़ क्या होगी, स्पीसीज़ ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी या फिर स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक कोई ग्रुप है, मान लीजिए घोड़ों का ग्रुप है, ठीक है, घोड़ों का ग्रुप है। अब क्या हुआ, नए घोड़े नहीं बन रहे हैं, 100 घोड़े हैं, ठीक है, 100 घोड़े किसी जगह पे हैं। अब नए घोड़े नहीं बन रहे हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उन 100 घोड़ों में नहीं हो रही है। तो क्या होगा, जो 100 घोड़े हैं, पुराने 100 घोड़े हैं, वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगेंगे और वो मर जाएंगे। और एक टाइम बाद घोड़ों की जो नस्ल है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कहीं घोड़े मिलेंगे ही नहीं। इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है किसी स्पीसीज़ के बने रहने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन को बोलते हैं जीवन काल। जीवन काल क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। जीवन काल क्या है, पैदा होने से नेचुरल डेथ तक। ऐसा नहीं है कि आपके बीच में आपके साथ कोई हादसा हो जाए तब आप मर जाएं, तो वो जीवन काल नहीं है। जीवन काल है पैदा होने से नेचुरल डेथ तक। ठीक है, नेचुरल तरीके से डेथ हो रही है, जो वो पीरियड है उसे ही बोल रहे हैं लाइफ स्पैन या फिर जीवन काल। ठीक है, सब जीवों का अलग अलग होता है, डिपेंड नहीं करता है कि किसका साइज़ कितना बड़ा है, कि मतलब एक चिड़िया का साइज़ छोटा है तो उसका जीवन काल छोटा होगा, ये डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जो पैरट होता है, तोता होता है, उसका जीवन काल 140 साल होता है। टर्टॉइज का कितना होता है, कछुए का होता है 150 साल। और बनियान ट्री का कितना होता है, बनियान ट्री का लगभग 200 साल होता है। ठीक है, कौवे का कितना होता है, लगभग 15 साल होता है। आदमियों का कितना होता है, इंसानों का कितना होता है, लगभग 60 साल होता है। एवरेज लाइफ है ये 60 साल। ठीक है, ये सारी एवरेज लाइफ है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ नहीं है, ये सबकी एवरेज लाइफ है। कि एक बनियान ट्री है, उसकी 200 एवरेज लाइफ होती है। कोई टर्टॉइज है, उसकी एवरेज लाइफ 200-150 साल होती है। तोते की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 140 साल हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो बटरफ्लाई है उसकी कितनी हो सकती है, 1 से 2 हफ्ते उसकी क्या हो सकती है, एवरेज लाइफ हो सकती है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है पुराने जीव से नए जीव का बनना है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि जो नए जीव बनते हैं वो किस किस विधि से बन सकते हैं, मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा टाइप ऑफ है रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि मेल फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि 2 पेरेंट्स होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है, मतलब कि एक जना ही काफ़ी है नए जीव को बनाने के लिए। सेक्सुअल में 2 लोग लगते हैं नए जीव को बनाने के लिए, और असेक्सुअल में एक लोग ही काफ़ी है, एक जना ही काफ़ी है, एक पर्सन ही काफ़ी है नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ, व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, देखिए क्या लिखा है, सिंगल पेरेंट्स with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। सिंगल पेरेंट्स ज़रूरी होता है, इसमें जो गैमीट हैं वो बन भी सकते हैं और गैमीट नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, अब गैमीट क्या होते हैं, गैमीट होते हैं सेक्स सेल। सेक्स सेल मतलब कि जिनसे आगे चल के एक इंडिविजुअल बनेगा, ऐसी सेल्स जिसकी मदद से एक नया जीव आगे चल के बनेगा, उन्हें बोलते हैं गैमीट्स। ठीक है, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, when 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, बोल रहे हैं अपोजिट सेक्स, जैसे मेल एंड फीमेल, participates in reproduction process and also involve the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। सेक्सुअल में क्या हो रहा है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, मतलब दोनों के गैमीट अलग अलग हैं, मेल का अलग गैमीट है, फीमेल का अलग गैमीट है, और दोनों के गैमीट मिलके एक नए इंडिविजुअल को बना रहे हैं, इसे ही बोल रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम देखते हैं क्या लिखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली फॉलोड, पहला पॉइंट क्या है, usually followed by organism with relatively simpler organization of springs produced by single parents with or without involvement of gamete formation। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देन फोर्थ क्या है, फोर्थ है ऑफ स्प्रिंग्स produced are genetically and morphologically similar to each other and to the parents। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, मतलब कि ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि नए जीव मतलब कि बच्चे। ठीक है, जो नए जीव बन रहे हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे एक दूसरे के, या फिर वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के, मतलब एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होंगे। इस लाइन को हम डिकोड करते हैं। ठीक है, क्या कहने का मतलब है इस लाइन का, जेनेटिकली मतलब कि जो उनके अंदर जीन होंगे, जीन का जो डिज़ाइन होगा, जीन का सेटअप होगा, वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई एक इंडिविजुअल है ए, उसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा 4 बच्चे बनाए। ठीक है, 4 इंडिविजुअल्स बनाए, उसके 4 बच्चे हुए, तो चारों जो बच्चे होंगे उनमें जो जेनेटिक मेकअप होगा, जेनेटिक्स जीन का जो सेटअप होगा वो कैसा होगा, सेम। ठीक है, चारों के अंदर सेम होगा और वो सेम होगा अपने पेरेंट्स के जिससे वो बने, मतलब कि उन चारों का जीन भी सेम है और पेरेंट्स का भी जीन सेम है। ठीक है, दूसरा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है बाहर से देखने पर। ठीक है, बाहर से देखने पर भी वो कैसे लगेंगे, चारों सेम लगेंगे और अपने पेरेंट्स के भी सेम होंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वो सब एक ही तरीके के होंगे, कोई इवोल्यूशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्लोन्स। अगर आप जेनेटिकली सेम हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम हैं एक दूसरे के, अपने पेरेंट्स के, तो इसे बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, और क्लोन्स में कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स ब्लैक हैं
तो बच्चे भी ब्लैक ही होंगे, कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, कि सांवले हो जाएं। अगर एक पैर है तो एक ही पैर होगा। अगर वो बोलने का भी स्टाइल सेम होगा, देखने का, सब बात करने का सब सेम होगा, क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा है, सेम है, और मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से होता है। कभी क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाती है। जब सेल डिवाइड होगी तो जो पार्ट बने हैं सेल डिवीज़न के बाद वही नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है, या फिर रीजनरेशन हो जाएगा, या फिर बडिंग हो जाएगी, ठीक है, या फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रोसेस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिससे नए इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है जिनसे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, नए इंडिविजुअल बनते हैं, उनमें से हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पहला है बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन के अंदर क्या हो रहा है, इन दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड रैपिडली ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि कोई सेल है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जा रही, और जो दो टुकड़े बने हैं वो एक नए इंडिविजुअल बन जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये एडवांस तरीका है कि कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप कोई इंडिविजुअल है जो बाइनरी फिजन से नए इंडिविजुअल बना रहा है, आपने क्या किया, उसे दो हिस्सों में काट दिया, ठीक है। तो आपने सोचा कि वो मर गया, लेकिन क्या हुआ, जो दोनों हिस्से हैं वो क्या हुए, वो नए जीव बन गए, ठीक है, नए जीव बन गए, मतलब कि एक से दो बन गए। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है अमीबा में और पैरामीशियम में, ठीक है। एक मल्टीपल भी फिजन होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपने दो टुकड़े ना करके कई सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है, दो से ज़्यादा टुकड़े कर दिए, और हर एक टुकड़ा क्या हुआ, नया इंडिविजुअल बन गया, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल बड होती है, मतलब कि आपकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा निकल जाता है, और जब वो मैच्योर होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। मतलब कि नए इंडिविजुअल बनने हैं, आप देख रहे हैं इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दूसरा है ही नहीं, एक ही पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल बन जा रहे हैं, ठीक है, नए बच्चे बन जा रहे हैं। बडिंग में क्या हो रहा था, बडिंग किस में हो रही है, बडिंग हो रही है ईस्ट में, ठीक है, बडिंग हो रही है ईस्ट में, नए स्मॉल बड बनता है, बॉडी से अलग होकर नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे क्या होता है, फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक जूस्पोर, ठीक है, कोनिडिया, बर्ड्स, जेम्यूल्स, ये जो हैं ये तरीके भी हैं नए इंडिविजुअल्स बनने के। अब ये हम कब पढ़ेंगे, ये कुछ दिन बाद मैं एक्चुअल क्लास शुरू करूँगा 12th की ऑनलाइन, ठीक है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अभी हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं एक्चुअल क्लास शुरू करूँगा तो हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन प्लांट्स vegetative reproduction occurs by vegetative propagules like runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb। क्या हो रहा है, प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ये सब के द्वारा होता है। ये सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्चुअल क्लास होगी, ठीक है। तब यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे क्या लिखा है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट है, अगर रूट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो के कोई नया उससे नया पौधा बन रहा है, जड़ से नया पौधा बन रहा है, किस प्रोसेस से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो किस किस में होता है ऐसा, डहेलिया में होता है, एस्प्रेगस में होता है, गुआवा में होता है, ठीक है। अब ये कुछ स्टेम्स के एग्जांपल हैं, ट्यूबर, वल्व, राइजोम, कॉम,
ठीक है, सकर, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। जैसे ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो में। पोटैटो में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू, ट्यूबर के थ्रू, ठीक है। उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है ट्यूबर, ठीक, उसे हिंदी में बोलते आँख, ठीक है। जैसे आलू की खेती आपने देखी है कैसे होती है, आलू में क्या करते हैं, आलू की जो आँख निकली रहती है जहाँ से वो जर्मिनेट करता है हल्का सा, तो उसे क्या करते, एक जर्मिनेशन वाले हिस्से को काट के ज़मीन में लगा देते हैं और फिर वो नया पौधा बन जाता है वही, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्यूबर। ऐसे ही सब में होता है, ठीक है, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लीव्स के द्वारा भी होता है, ठीक है, जैसे ब्रायोफिलम में होता है, ठीक है, बिगोनिया में होता है, बल्बिल्स एगेम में, ठीक है, लिली में, एंड ट्यूरिन्स, फ्लैशी बर्ड्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में भी असेक्सुअल होता है, किसके द्वारा, ट्यूरिन्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ एक मेन चीज़, एक पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो उस पौधे का नाम क्या है, वाटर हायासिंथ, या फिर इसे बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, वाटर हायासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं या वाटर हायासिंथ का हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो वाटर हायासिंथ है ये बहुत मोस्ट इन्वेसिव बीड है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये बीड है, मतलब खरपतवार टाइप का है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है कुछ भी, ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ग्रो वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, और कहाँ ग्रो करता है, स्टैंडिंग वाटर में करता है। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, क्या होता है, ये पॉइंट देखिए, ये मेन चीज़ है, ये कितना नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है, पॉन्ड है, कोई तालाब है, उसमें ये वाटर हायासिंथ आ गया, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल आ गया, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उस जो तालाब की है सारी ऑक्सीजन ले ली। जब उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो उस तालाब में जो और भी पेड़ पौधे हैं जो तलहटी में होते हैं, ठीक है, या फिर मछलियाँ हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बची नहीं, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसको मार देता है, पूरे इकोसिस्टम को ही बर्बाद कर डालता है, ठीक है, और ख़ुद फैल जाता है पूरे में। दूसरा, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेटी फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। इंडिया में कैसे आया, इंडिया में ये आया बाहर से, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके फूल वाइट कलर का होता है और बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत फूल होता है, तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि इसे अपने तालाब में उगाते हैं कि अच्छा फूल है, ठीक है, और लीव्स इसकी थोड़ी अच्छी लगती हैं देखने में, तो उन्होंने अपने तालाब में उगाया। लेकिन क्या हुआ, ये बहुत जल्दी फैलता है, ये इस तरीके से फैलता है कि एक हफ्ते में ये 2 मीटर से भी ज़्यादा फैल सकता है, या एक दिन में 1 मीटर से भी ज़्यादा फैल सकता है, इतनी स्पीड से फैलता है। अगर आप इसे काट देंगे तब भी ये फैलेगा, इसका कोई भी टुकड़ा दूसरी जगह चला गया, दूसरे तालाब में चला गया तो वही टुकड़े से ये पूरे तालाब को घेर लेगा, ठीक है, इस तरीके से ये फैलता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स एट फिनोमिनल रेट, बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म having simpler body like in algae and fungi, but during unfavorable condition they shift to sexual reproduction। क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सिंगल सेल होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हैं तो कम सेल है, मतलब छोटे जीव हैं, ठीक है, छोटे जीवों में असेक्सुअल होता है क्योंकि ये सिंपलर होते हैं, ये सिंपल बॉडी होती है इनकी, ठीक है। दूसरी बात है कि सेक्सुअल और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेन अंतर क्या है, मेन अंतर ये है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक ही पेरेंट्स होता है, और दूसरी बात उसके क्लोन्स बनते हैं, मतलब उसी के जैसे बनते हैं, तो जब उसी के जैसे बनेंगे तो उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, कोई तरक्की नहीं होगी। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स मिलते हैं, दोनों के करैक्टर आके मिलते हैं, तो क्या होता है, तरक्की होती है, मतलब कि इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जो अच्छे करैक्टर होते हैं वो नए इंडिविजुअल में पहुंच जाते हैं, फिर और अच्छे करैक्टर उस नए इंडिविजुअल से और नए इंडिविजुअल में उसके आगे वाले में पहुंच जाते हैं। लेकिन
असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए असेक्सुअल में कोई भी तरक्की नहीं होती है। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बाय टू इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, फीमेल और मेल गैमीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दोनों फ्यूज होंगे, उसके बाद ही नया इंडिविजुअल बनेगा। और क्या लिखा है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्या है कि जो मेल एंड फीमेल गैमीट बने उनका फ्यूजन होगा और उनके फ्यूजन के बाद ही नया इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, जब दो लोगों के गैमीट का फ्यूजन होगा, मतलब दो लोग इन्वॉल्व होंगे, तो दोनों के करेक्टर आएंगे नए इंडिविजुअल में। तो जो वो अपने पेरेंट्स से होगा तो वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होगा, जैसा कि असेक्सुअल में हो रहा था कि वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हो रहा था। जो नया इंडिविजुअल बन रहा था वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हो रहा था, क्लोन हो रहे थे। सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सेक्सुअल में एक चांस होता है कि जो नया इंडिविजुअल बना है वो नए कैरेक्टर लेके आएगा, वो इन्वॉल्व करेगा, इवोल्यूट करेगा। ठीक है, इवोल्यूशन होगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट फेजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट फेजेज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फेजेज होती हैं वो हम देखते हैं। पहली फेज है जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज के बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसके बाद जो आती है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आती है सीनेसेंस फेज। ठीक है, मतलब कि 3 फेज हैं हमारी पूरी ज़िंदगी में, पैदा होने से मरने तक 3 फेजेज आती हैं। जुवेनाइल जिसमें हम बच्चे रहते हैं, रिप्रोडक्टिव जिसमें हम जवान रहते हैं, और सीनेसेंस का मतलब है बुढ़ापे की फेज। ठीक है, अब हम इन्हें देख लेते हैं क्या होता है। जुवेनाइल फेज में क्या होता है, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, पैदा होने से आपके सेक्सुअली मैच्योर होने तक की जो अवधि है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, मतलब कि आप पैदा हुए और सेक्सुअल मैच्योर होता है जो मतलब इंसान मैच्योर होते हैं वो लगभग ऐसे 11-12 साल के आसपास होते हैं। तो पैदा होने से 11-12 साल तक की जो अवधि है, पीरियड है, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, इसे जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में एक और नाम से बुलाते हैं जिसे वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। मतलब प्लांट्स में से कौन सी फेज बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। इसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई मतलब जो इंसान है वो रिप्रोडक्शन करने लायक हो गया। कहने का क्या मतलब है, वो अपने जैसे इंडिविजुअल बनाने के लायक हो गया। अब वो अपने जैसा कोई इंडिविजुअल बना सकता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज, बहुत से प्लांट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं कि केवल एक सीजन में फ्लावर आता है। मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है फ्लावर आना। ठीक है, जब वो फ्लावर आ सकता है तो वो अपने जैसे और प्लांट्स बना सकता है। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, कुछ हमेशा फ्लावर आते हैं, कुछ होता है जो अपनी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर आता है। जैसे कि बम्बू है, बांस का जो है पेड़, बांस का जो स्पीसीज़ है, बांस की स्पीसीज़ है, वो पूरी लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग करती है बस। मतलब केवल लाइफ में एक ही बार वो अपने जैसे बांस बना सकते हैं। ठीक है, एक है स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना, जिसे हिंदी में नील कुरेंजी बोलते हैं। ये फ्लावर 12 साल मतलब 12 साल में एक ही बार फ्लावर आता है इसमें। ठीक है, कितना, 12 साल में एक ही बार फ्लावर आता है। रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ साइकिल्स होते हैं, मतलब कि बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो चेंजेस फेवरेबल होते हैं आपको नए इंडिविजुअल बनाने के लिए। कौन कौन से, जैसे कि एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ऑस्ट्रिच साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में आता है, मतलब कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फिक्स टाइमिंग का होता है, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनमें लगभग 28 से 30 दिन का होता है। ये साइकिल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक 28 या 30 दिन के पूरे साइकिल को, हर महीने ये साइकिल आता है,
बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इस साइकिल को 3 फेजेस में बांटा गया है, जिसमें पहला फेज़ क्या है, जिसमें पहला फेज़ है मेंस्ट्रुअल, दूसरा है प्रोलिफेरेटिव, तीसरा है सिक्रेटरी फेज। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ साइकिल, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कहने का मतलब इस साइकिल के दौरान बॉडी तैयार होती है नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए, ठीक है। ये फीमेल्स में होता है। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, मतलब कि जैसे काऊ हो गया, सीप हो गया, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इन सब में जो आता है इस साइकिल को बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल का एक जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है। जो काऊ होती हैं, जैसे कि एग्जांपल काऊ ले लेते हैं, काऊ में 12 से 24 घंटे का ये साइकिल रहता है बस। जबकि प्राइमेट्स में कितना हो रहा था, ये प्राइमेट्स में हो रहा था 28 से 30 दिन का पूरा साइकिल था, लेकिन काऊ में कितने का होता है, 12 से 24 का, 12 से 24 घंटे बस। जो एक कंडीशन यहाँ पे है, एन ऑस्ट्रस और पैसिव पीरियड। ऑस्ट्रस का मतलब है आपकी बॉडी में साइकिल आ रहा है, एन ऑस्ट्रस का मतलब क्या है, कोई साइकिल नहीं आ रहा है, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दी साइकिल, साइकिल में आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो अब हम देखते हैं सीनेसेंट फेज क्या होती है, ठीक है। सीनेसेंट फेज में क्या होता है, इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। कहने का क्या मतलब है, हमने देखा पैदा होने से सेक्सुअल मैच्योरिटी आने तक की फेज को क्या बोल रहे थे, जुवेनाइल फेज। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, मतलब कि आप एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं, नए इंडिविजुअल बना सकते हैं, उस फेज को क्या बोल रहे थे, रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके नए इंडिविजुअल बनाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो समय शुरू होगा उसे क्या बोलेंगे, सीनेसेंट फेज, ठीक है। और अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। जो सेंटर है वो आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो रहा है वो सब आता है प्री फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है वो सारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 मेन चीज़ें हो रही हैं। वो पहला क्या है, गैमीटोजेनेसिस, मतलब कि गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का बनना, और गैमीट क्या थे, सेक्स सेल थे, ठीक है। सेक्स सेल जिनसे क्या होगा, आगे चल के एक नया इंडिविजुअल बनेगा। अब जब क्या गैमीट बन गए, उसके बाद क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि अपने टारगेट तक गैमीट क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं गैमीटोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस होती है गैमीट का बनना, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यहाँ क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमीट बन रहे हैं, ठीक है। गैमीट कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं, मतलब कि जो गैमीट सेल्स हैं वो आपस में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले हैप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड क्या होता है, जैसे किसी बॉडी में कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी बॉडी में 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो उसका 50%, उसका आधा उसे बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। उसका आधा मतलब कि 2, अगर 2 किसी क्रोमोसोम है किसी सेल्स में तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड सेल है वो, ठीक है। और अगर 4 हैं तो उसे बोलेंगे डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अगर दोनों गैमीट सिमिलर हैं तो उन्हें बोलेंगे क्या,
होमोगैमीट। अगर दोनों गैमीट डिसिमिलर हैं, आपस में अलग अलग हैं, ठीक है, देखने में, तो उसे बोलेंगे हेट्रोगैमीट। शेप साइज अलग अलग है तो उसे बोलेंगे हेट्रोगैमीट। और अगर सेम साइज है, सेम शेप है, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट या होमोगैमीट। ठीक है। मेल को, जो मेल गैमीट होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड और स्पर्म। एंथेरोजोइड बोलेंगे या फिर स्पर्म बोलेंगे। और जो फीमेल गैमीट होता है उसे बोलते हैं ओवम और एग। देखिए आप, ये दोनों सेम है तो इसे क्या बोल रहे हैं, आइसोगैमीट। ठीक है, या फिर होमोगैमीट। ये दोनों अलग हैं, ये फीमेल है एंड ये मेल है। ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो फीमेल गैमीट होता है वो इस टाइप का होता है, और ये स्पर्म्स हैं, मेल गैमीट हैं। ये कैसे हो गए, हेट्रोगैमीट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, फीमेल एंड मेल दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो गए हेट्रोगैमीट। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, होमोथैलिक एंड मोनोइसियस, एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। होमोथैलिक और मोनोइसियस का क्या मतलब है। ठीक है। मोनोइसियस का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और इसियस का मतलब है घर। अगर मेल एंड फीमेल एक ही घर में हैं तो उसे बोलेंगे होमोथैलिक या मोनोइसियस। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है, दोनों सेक्स एक ही जगह हैं। ठीक है। जैसे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। एक ही फ्लावर में क्या है, दोनों, मेल फीमेल दोनों। तो ये कंडीशन कैसी होगी, बाइसेक्सुअल। मतलब बाई का मतलब दो, दोनों सेक्स हैं उस फ्लावर में। इस कंडीशन को बोलेंगे बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है। अगर इसका उल्टा हो, मतलब कि एक फ्लावर में या एक इंसान में एक जगह एक ही सेक्स हो और दूसरा सेक्स दूसरी जगह, ठीक है, मतलब एक ही जगह दोनों सेक्स नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोथैलिक या डायोसियस। ठीक है, या क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक या डायोसियस। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब एक सेक्स वाली कंडीशन है ये, मतलब एक सेक्स एक ही जगह है। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल दोनों एक ही जगह, मेल एक जगह फीमेल अलग जगह। ठीक है, इस कंडीशन क्या बोल रहे हैं, हेट्रोथैलिक या डायोसियस, या फिर इस कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्टेमन होता है। स्टेमन का क्या मतलब है, जो कि मेल पार्ट को दर्शाता है, कि मतलब एक फ्लावर केवल मेल है, उसमें फीमेल नहीं है। मतलब कैसी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। मतलब कि कैसी कंडीशन, हेट्रोथैलिक है या फिर डायोसियस है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट। मतलब कि उसमें स्टेमन है, मतलब कि मेल पार्ट है, स्टेमिनेट बोलेंगे। अगर फीमेल पार्ट है तो पिस्टलेट बोलेंगे। पिस्टल मतलब कि जिसमें ओवरी होती है, जिसको मतलब फीमेल पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट है एक फ्लावर में, मेल नहीं है, तो उसे बोलेंगे पिस्टलेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर यही बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन किसी एनिमल में हो, ठीक है, फ्लावर में हो रही है, तो क्या बोलते हैं उसे, बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन को मोनोइसियस। ठीक है। अगर यही बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन किसी एनिमल में हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन कहाँ होती है, अर्थवॉर्म में होती है, स्पॉन्जेस में होती है एंड टैपवर्म में होती है। ये देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अर्थवॉर्म में क्या होता है कि मेल भी एक ही बॉडी में, फीमेल पार्ट भी एक ही बॉडी में, ऐसा नहीं है मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और यूनिसेक्सुअल कंडीशन तो आपको पता है, मेल अलग, जैसे ह्यूमंस में होता है मेल अलग फीमेल अलग, तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने बताया था आपको, सेक्सुअल कंडीशन में क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो किससे बनेगा, दो सेल से बनेगा, एक फीमेल से एक मेल से। ठीक है। तो फीमेल का आधा और मेल का आधा दोनों मिलके क्या हो गए, पूरा हो गया। ठीक है।
इसलिए। और हैप्लॉइड का मतलब ही क्या होता है, आधा, ठीक है। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है, आधा। अब इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक सूचना और बता दूँ। अभी ये जो हम चैप्टर है वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, मतलब ओवरव्यू देख रहे हैं इस चैप्टर का, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारे चैप्टर 12th का पूरा सिलेबस हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो और वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मेल कर दूँ, मेल आईडी डाल दूँगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वो मुझे मेल कर दें, ठीक है। तो क्या रहेगा, जब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो केवल आपको, आपके पास नोट्स रहेंगे, तो बस आपको नोट्स देखने और जो इनकम्प्लीट नोट्स हैं उन्हें कंप्लीट करना, और मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो हम ईज़िली सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आपका ऐसा नहीं रहेगा आपका ध्यान लिखने पर, मैं बोल रहा हूँ कि इतना इतना ऐसे ऐसे लिखना है, आपको लिखा हुआ होगा, बस आपको उसे पढ़ना है और उसे समझना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहेगा जब हम कंप्लीट क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, जो गैमीट मदर सेल होती है उसे बोलते हैं मियोसाइट, ठीक है। गैमीट मदर सेल को क्या बोल रहे हैं, मियोसाइट बोल रहे हैं। मतलब जिस सेल से गैमीट बनते हैं उन्हें बोलते हैं गैमीट मदर सेल या फिर मियोसाइट। अब हमारे गैमीट बन चुके हैं, अब क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब अपने टारगेट तक गैमीट्स जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो मेल गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब कि चलते हैं, वो टारगेट तक जाते हैं। जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो अपनी जगह ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो मेल का गैमीट होता है, मतलब जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो चलता है, ठीक है, वो जाता है ओवम तक, मतलब कि फीमेल गैमीट तक। फीमेल गैमीट फीमेल की बॉडी में ही रहता है। और मेल गैमीट क्या होते हैं, मेल गैमीट मेल बॉडी से निकल के फिर फीमेल बॉडी में जाते हैं, और फिर वो रास्ता थोड़ा ट्रैवल करते हैं, तब जाके वो फीमेल गैमीट से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है, पॉलन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल गैमीट है वो कहाँ रहता है, ओवरी में ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। ओवरी तक क्या जाते हैं, मेल गैमीट जाते हैं, ठीक है। इसे ही बोल रहे हैं गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं गैमीट ट्रांसफ़र। क्या होता है, कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं जिसमें, जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू जाते हैं गैमीट्स, ठीक है। एंड फीमेल गैमीट्स भी मूव करते हैं। कुछ जो सिंपलर होते हैं, सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैं, सिंपलर प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इनमें दोनों गैमीट मूव करते हैं, ठीक है। जो हायर हैं उनमें फीमेल गैमीट मूव नहीं करता है। जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट ज़्यादातर में फीमेल गैमीट मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन है पॉलिनेशन की कंडीशन क्या है, पॉलिनेशन की कंडीशन है पॉलन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, मतलब कि मेल गैमीट हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फीमेल गैमीट तक जा रहे हैं। कैसे, हवा के थ्रू भी जा सकते हैं, किसी एनिमल या किसी बर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर पानी के थ्रू जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल गैमीट का फीमेल तक जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हम थोड़ा ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल जैसे मैंने कि बोला
जब हम एक्चुअल क्लास पढ़ेंगे तब इसका डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा कि कब क्लास शुरू हो रही है और हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, गैमीट बना लिए, गैमीट टारगेट सेल तक पहुंच गए, मतलब मेल गैमीट फीमेल तक पहुंच गया। अब क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल से मिलेगा, मतलब कि मेन इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। और इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। कैसा, डिप्लॉयड। मेन आप याद रखिए, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, क्योंकि हैप्लॉयड सेल मेल एंड हैप्लॉयड सेल फीमेल, दोनों हैप्लॉयड मिलके क्या हुआ, डिप्लॉयड बन गए। जो पहला स्ट्रक्चर बना फर्टिलाइजेशन के बाद उसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक यहाँ आप प्रोसेस देख लिए, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल गैमीट ही क्या करता है, नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, जैसे हनी बी में, रोटीफर्स में या लिजार्ड्स में, ठीक है। ये एक्सेप्शन कंडीशन है, जैसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब फर्टिलाइजेशन हमारे पास दो टाइप के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक्सटर्नल का मतलब है बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट अगर बॉडी से बाहर मिलेंगे तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के अंदर यही फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा तो उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो एक्सटर्नल है वो किस में होता है, बोनी फिशेस में होता है, बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस में। और जो इंटरनल होता है वो बर्ड्स एंड मैमल्स में। हम लोगों में कैसा होता है, हम लोगों में इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो मेन इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन वो हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बना है जाइगोट, उसका डेवलपमेंट होगा, मतलब कि इंडिविजुअल का बनना होगा, इंडिविजुअल बनेगा, मतलब कि बड़ा होगा, डेवलप होगा, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं, ये सब किस में आ रहा है, ये सब आ रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, जाइगोट धीरे धीरे जाइगोट बढ़ेगा, उसके सेल्स बढ़ेंगे, वो डेवलप करेगा और एक इंडिविजुअल की शक्ल ले लेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन दी ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। जाहिर सी बात है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी कैसे होगा, एक्सटर्नली बनेगा, मतलब कि बाहर ही बनेगा बॉडी से, ठीक है। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब कि जाइगोट बन गया, और जाइगोट बनने के बाद जब वो एक इंडिविजुअल की शक्ल लेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एक एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब कि इंडिविजुअल बन रहा है, इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन है, एक है ओविपेरस एंड एक विविपेरस। सिंपल सी है, जो अंडे देते हैं वो होते हैं ओविपेरस, और जो बच्चे देते हैं वो होते हैं विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस में क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या किया, इनने अंडे दे दिए, तो ठीक है, जो अंडे में डेवलपमेंट होगा तो वो अंडे का डेवलपमेंट कहाँ होता है, बॉडी से बाहर होता है। अंडे दे दिए, उसी के अंदर एक बच्चा बनता रहता है, ठीक है। मतलब कि जो
जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है वो कहाँ बन रहा है, अंडे में, और अंडा कहाँ होता है, बॉडी के बाहर, ठीक है। बेबी पेरस में क्या होता है, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, मतलब कि हम एक पूरा इंडिविजुअल कहाँ बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है, जो कि कहाँ किस किस में होता है, जैसे हम लोगों में होता है, ह्यूमंस एंड डॉग हॉर्स में होता है। और ओवी पेरस कौन होते हैं, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, क्या अंडे देते हैं वो, तो वो हो गए ओवी पेरस। हमें ऐसे याद रखना है, जो अंडे देते हैं वो होते हैं ओवी पेरस, और जो बच्चे देते हैं वो होते हैं बेबी पेरस, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, जाइगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ये हार्ड नहीं है, हम सब एक साथ वहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल्स एंड क्या होता है, एंड स्टेमन्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, ये पत्तियां सारी गिर जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एंड ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और फ्रूट के बाहर क्या है, एक थिक बॉल बन जाती है, जैसे पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। डिस्पर्सल के बाद क्या हुआ, जब फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर सीड है, जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उन जो सीड्स हैं उनसे क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये चैप्टर एक्चुअली में एक ओवरव्यू है जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनका, ठीक है। जैसे कि नाम ही है इसका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हम इसका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पढ़ा इसी का हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे वो हम यही सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि एक्चुअल क्लास हम कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन शुरू करेंगे, जो लोग कि आपको कहीं नहीं जाना ऑफलाइन, मतलब कि आपको मेरे पास नहीं आना है, मैं एक आपको लिंक सेंड करूँगा, वही उसी से आपको ऑनलाइन पढ़ना है, रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है। नोट्स में आपको PDF कर दूँगा, जिसमें आप प्रिंट आउट ले सकते हैं नोट्स का और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ओके।